नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिज़िक्स विद हरदीप सर। देखिए दोस्तों, आप सबको ये बात पता है कि हम ब्लैक बॉडी के अभी तक दो जो चैप्टर हैं या दो जो पार्ट हैं वो स्टडी कर चुके हैं। आज देखिए दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं इसका बिल्कुल थर्ड पार्ट। पिछले दो पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा है उसकी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रैले जीन्स लॉ। रैले जीन्स का नियम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। उसका हम आज प्रूफ पढ़ेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे कि वो रैले जीन्स ने क्या बताया था। देखिए, आपको पता है कि हम एक ही चीज़ पे फोकस करते रहे हैं। हमारा जो मोटिव है वो एक ही रहा है इस चैप्टर, इसकी स्टार्टिंग से ही, इस चैप्टर की, कि जो ब्लैक बॉडी का कर्व बनाया था ल्यूमर और प्रिंगशैम ने, जो ब्लैक बॉडी का प्रैक्टिकल कर्व बनाया था ल्यूमर और प्रिंगशैम ने, हमारा मकसद उस प्रैक्टिकल कर्व को प्रूफ करना था, कंप्लीटली फिट करना था। पहला जो रूल इसके लिए हमने पढ़ा वो सबसे पहली कोशिश की थी वीन ने और दिया था वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन का विकिरण नियम। लेकिन वीन्स रेडिएशन लॉ क्या हो गया, उसके अंदर फेल हो गया। किस तरीके से फेल हुआ हम इसकी स्टडी आगे करेंगे, जो रैले जीन्स लॉ के बाद उसकी कमियों में आएगी, उसके फेलियर में आएगी। फिर उसके बाद उसके अंदर करेक्शन करने की कोशिश किसने की थी, प्लांक ने की थी। तो रैले जीन्स लॉ को किसने सही किया, प्लांक ने किया। यानी कि जो रैले जीन्स लॉ तक हम पढ़ लेंगे, आज हम क्लासिकल थ्योरी पूरी पढ़ लेंगे इसकी, कि जो ब्लैक बॉडी की स्टडी क्लासिकल फिजिक्स में की गई थी वो कहाँ तक थी। और जब क्वांटम फिजिक्स आ गई तो क्वांटम के आते ही प्लांक आ गया, उसमें फोटोन का कंसेप्ट आ गया, उसमें प्रकाश को, लाइट को पार्टिकल मानना शुरू कर दिया, वेव नेचर छोड़ दी गई। तो जब ये चीज़ें स्टडी की तो उसके बाद हमें ये बात क्लियर होगी कि इन रियल इसके अंदर होता क्या है। सही फिट कर्व प्लांक ही करेगा। समझ पा रहे हो? जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं, हमने पहले पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या था, डिबाई ने सही प्रूफ किया था। इसके अंदर प्लांक सही प्रूफ करेगा, बाकी सारे जो लॉज हैं वो फेल हो जाएंगे। देखिए, ये हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था। ब्लैक बॉडी क्या होती है हमने पढ़ा था, जो अपनी जितना भी इंसिडेंट होता है, द बॉडी विच अब्जॉर्ब्स इंटायर एनर्जी। फिर ये पढ़ा था क्यू आई 3 में बंट जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है। फिर हमने बोला ब्लैक बॉडी में आर और टी 0 होता है तो ए जो होता है 1 आ जाता है। फिर फेरीज ब्लैक बॉडी पढ़ी हमने, ठीक है। फिर ये ब्लैक बॉडी कर्व पढ़ा था। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, पिछले दोनों लेक्चर देख लीजिए, उसमें हमने सारा ये एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टीफन्स लॉ आया था, फिर उसके बाद अपने पास स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी आई थी, स्पेक्ट्रल एनर्जी इंटेंसिटी आई थी, उसके बाद उत्सर्जकता यानी कि इमिसिविटी, उसके बाद वीन्स रेडिएशन लॉ, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ, और उसके बाद वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन्स लॉ, और आज हम पढ़ने वाले हैं रैले जीन्स लॉ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है रैले जीन्स लॉ। देखिए, रैले जीन्स लॉ हम शुरू करते हैं। जो रैले जीन्स लॉ है या कोई भी लॉ हमने पीछे पढ़े हैं, सबका फोकस एक ही रहा है कि जो कर्व बना था ब्लैक बॉडी के लिए, उस कर्व को प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, थोड़ा सा आप कर्व को देखिए। हमने लैम्डा के साथ यू लैम्डा को ड्रॉ किया था। एक होता है यू लैम्डा, एक होता है ई लैम्डा। यू लैम्डा होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ई लैम्डा होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो देखिए, हम इस यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यू लैम्डा ही निकालेंगे। अब अगर यहाँ पे डायग्राम के अंदर लैम्डा की जगह अगर आप न्यू को लेके चलते हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी न्यू को लेके चलते हो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा यू न्यू। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कर्व जो होता है वो उसके विद रिस्पेक्ट आ जाएगा, कर्व वैसा ही बनता है। तो देखिए, जब कर्व ड्रॉ किया हमने बेटा, आप सबको पता है कर्व आया था इस तरीके से, ये कर्व आया था ब्लैक बॉडी का। और हमने एक चीज़ बहुत ही अच्छे से देखी थी इस कर्व के अंदर कि ये कर्व बिल्कुल, देखिए ध्यान रखना, बिल्कुल फिट हो जाएगा लो वेवलेंथ पे। मैं लैम्डा की बात कर रहा हूँ। अब आप म्यू को डिस्कस नहीं करोगे, यानी कि म्यू और यू न्यू का केस बिल्कुल उल्टा हो जाता है। आप बात करोगे लैम्डा की। लो वेवलेंथ यानी कि इससे पीछे लो वेवलेंथ के ऊपर जो वीन्स रेडिएशन लॉ पढ़ा था, क्या था, ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई रेस टू पावर माइनस ए बाई लैम्डा टी, याद है ना। तो ए बाई लैम्डा टी ये जो पढ़ा था, वीन्स रेडिएशन लॉ जो होता है वो बहुत अच्छा फिट करता है लो वेवलेंथ पे।
और अभी हम आपको एक बात बताएंगे कि हाई वेवलेंथ पे बहुत अच्छा फिट करता है, हाई वेवलेंथ पे बहुत अच्छा फिट करता है रैले जीन्स लॉ। लेकिन जो बीच में, अब देखो ये लो पे कर रहा है, ये हाई पे कर रहा है, तो बीच में से मुड़ नहीं रहा कर्व, बीच वाला पोर्शन इसमें रह जाता है, ये वाला। तो ये वाला पोर्शन प्रूफ कोई नहीं कर पाया, और इसी के लिए फिर कोशिश की थी किसने, प्लांक ने, और प्लांक ने उसको जो कर्व को बिल्कुल फिट कर दिया था। अब देखिए शुरू करते हैं रैले जीन्स लॉ। रैले जीन्स लॉ में सबसे पहले ध्यान रखना है क्या किया गया। रैले जीन्स लॉ के अंदर स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड इन ब्लैक बॉडी। उसने माना कि कृष्णिका में अप्रगामी तरंगे बनती हैं, ये माना था। अब देखिए ये समझना है, देखिए समझिए, अप्रगामी तरंगे वो तरंगे होती हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं करती, यानी कि ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचाती, यानी कि जिनके अंदर एनर्जी जो है वो क्या रहती है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाती, उनको क्या कहते हैं हम, ब्लैक बॉडी के अंदर उसने कहा यही होता है। ब्लैक बॉडी की वॉल्स के अंदर ऐसा ही होता है, यानी कि स्टेशनरी वेव्स ही बनती है। तो स्टेशनरी वेव्स बनने का क्या फ़ायदा होता है ब्लैक बॉडी के अंदर, देखिए ये पूरी तरीके से बाउंड होती है, ये देखिए ये स्टेशनरी वेव्स होती हैं जो दीवारों से पूरी तरीके से क्या होती हैं, नोड्स होते हैं, दीवारों पे क्या बनते हैं, नोड बनते हैं, ठीक है ना। और बीच में क्या बनता है, देखिए बीच में पहले यहाँ नोड बन रहा है, यहाँ एंटी नोड बन रहा है, यहाँ एंटी नोड बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अब आपको वेवलेंथ पता है थोड़ा सा, देखिए ये अगर मैं कहूँ तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक ये एक लैम्डा हो गया, ठीक है ना, ठीक है, ये लैम्डा हो गया। फिर कोई कहे कि अगर ऐसे है तो क्या है, तो आप क्लियर बताओगे ये सर λ/2 है, लैम्डा का हाफ है। और फिर आपको कोई ये कहे कि ये क्या है, तो आप कहोगे ये λ/2, ये λ/2, ये λ/2, ये हो गया 3 λ/2, यानी कि ये आपके पास इस तरीके से बनता है। अब हमें यही समझना है कि यहाँ पर देखिए हमने वही माना हमने क्या मान लिया, कंसीडर अ बॉक्स ऑफ लेंथ स्मॉल ए, एक बॉक्स ले लिया स्मॉल ए लेंथ का, अलॉन्ग एनी सिंगल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। तो अब समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर देखिए ये ए चौड़ाई का बॉक्स है। अब उसके अंदर हो सकता है इस तरीके से एक पाली बने, तो आपको दिख रहा है ये λ/2 है और यही ए है। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि λ/2 इज इक्वल टू ए, तो लैम्डा कितना हो गया 2a। फिर यहाँ देखिए यही a है और यही क्या है, देखिए अब यहाँ पे क्लियर बात दिख रही है कि यही क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक ये लैम्डा है। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, वहाँ यहाँ क्या हो गया, लैम्डा a के इक्वल हो गया। लैम्डा को a के इक्वल इसको लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2a/2, इसको 2a लिखा था, इसको 2a/2। फिर आगे चलिए, जब अगले केस में स्टडी करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। 3 λ/2 क्या है, a है, तो लैम्डा क्या होगा 2a/3, यानी कि पहले में 2a/1 है, दूसरे में 2a/2, तीसरे में 2a/3, यानी कि मैं जर्नली लिख सकता हूँ लैम्डा को 2a/n, वेयर n क्या है 1 2 3 4, यानी कि मैं इसको 2a/n लिख सकता हूँ, n क्या है 1, कि मैं जर्नली लिख सकता हूँ लैम्डा को 2a/n, जहाँ पे n क्या है 1 2 3 4 कुछ भी, यानी कि n को आप 1 पुट कर दीजिए, पहला केस आ जाएगा ये लैम्डा इज इक्वल टू 2a, n को 2 पुट कर दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू 2a/2, लैम्डा को n को 3 पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 2a/3। इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएंगे, अलग अलग केसेस बन जाएंगे जो हमने यहाँ पर शो कर रखे हैं। अब देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको पता है k क्या होता है, k सबको पता है, k होता है 2π/λ होता है। k को 2π/λ लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ से देखिए k को 2π/λ लिखेंगे, यानी कि k के अंदर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करिए, और यहाँ क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू नीचे पुट की 2a/n, तो k आ गया n π/a, क्योंकि यहाँ से क्लियर सी बात है कि ये यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और n ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा n π/a, यानी कि k को क्या लिख दिया n π/a। अब देखिए ये एक डायरेक्शन में है, यानी कि अगर ये kx है तो ये nx/a, ये ky है तो ny/a, ये kz है तो nz/a, इस तरीके से, यानी कि तीनों डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा nx/a, ky हो जाएगा ny/a, kz हो जाएगा nz/a। यानी कि देखिए दोस्तों,
मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता दूं हम क्या कर रहे थे। रैले जीन्स लॉ के अंदर रैले जीन्स ने ये माना कि वेव्स जो होती हैं वो स्टेशनरी होती हैं, अप्रगामी होती हैं, और अप्रगामी तरंगें वो होती हैं जो एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं करती। एक बॉक्स ले लिया अगर मैंने ए लेंथ का, तो उसमें ये क्लियर हमें दिख गया कि ये जो बॉक्स है, स्टेशनरी वेव्स वो होती हैं जो सिरों पर नोड्स बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए नोड बने हुए हैं सब जगह, ठीक है ना, दीवार के ऊपर नोड बनते हैं। तो मुझे ये पता चला कि ये देखिए ये पूरा लैम्डा होता है, तो ये आधा हो गया लैम्डा बाई 2। तो यानी कि पहले केस के अंदर मुझे पता चल गया ऐसा आराम से कि लैम्डा बाई 2 क्या है, ए है, तो लैम्डा 2a है। दूसरे में लैम्डा ए है क्योंकि ये पूरा कवर हो रहा है, इसमें देखिए 2 पालियाँ बन रही है, फिर 3 पालियाँ, फिर 4 पालियाँ, ऐसे ही। तो 2a/2 फिर 2a/3, यानी कि मैंने क्या लिख दिया इसको बहुत आराम से 2a/n लिख दिया। n को 1 2 3 पुट करो तो ये 2 करो, ये 3 करो, ये 4 करोगे, अगला केस आ जाएगा 2a/4 का, है ना। इस तरीके से बनता जाता है। इसके बाद देखिए क्या किया, 2a/लैम्डा होता है k, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, k आ गया n π/a। अब देखिए 3 डायरेक्शन हमारे पास होती हैं x y z, तीनों के अंदर मैं करता हूँ kx = nx π/a, ky = ny π/a, kz = nz π/a। फिर आपको पता है कि k वेक्टर को क्या लिखते हो आप, k वेक्टर को आप लिखते हो, देखो बेटा, kx i कैप प्लस ky j कैप प्लस kz k कैप, ये लिखते हो। बहुत अच्छे से आप सबको ये बात पता है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, के एक्स आई कैप के वाई जेड, तो इसका मतलब जब उसका मोड निकालते हो, स्केयर करते हो, तो के स्केयर क्या हो जाएगा, के एक्स स्केयर प्लस के वाई स्केयर प्लस के जेड स्केयर हो जाएगा। के एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, के वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, के जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए, तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर होना तो चाहिए था एन एक्स पाई बाई ए, एन वाई पाई बाई बी, एन जेड पाई बाई सी होना चाहिए था, लेकिन हमने एक क्यूब ले लिया, क्यूबॉइड नहीं लिया, हमने क्यूब लिया है। ए और बी और सी इक्वल ले लिया, इसलिए ए है। तीनों की वैल्यू रख दी यहाँ, के एक्स स्क्वायर हो गया एन पाई बाई ए, एन पाई बाई एन वाई पाई बाई ए, एन जेड पाई बाई ए और के। अब देखिए आपको क्लियर सी बात पता चल गई कि एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों 1 से शुरू होंगे और तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे, कोई भी इनमें से नेगेटिव नहीं हो सकता। ये हमने पीछे पढ़ लिया है। यहाँ पर देखिए के जब हमने निकाला था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर n जो है 1 2 3 4 हमेशा पॉजिटिव ही है, समझ के, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ भी वही बात है। अब देखिए स्केयरिंग कर दी, के एक्स के वाई के जेड स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो देखिए क्या आ गया, क्या एन एक्स यहाँ पे देखिए कॉमन आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और उसको उधर ले आ जाएंगे, वो ए स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर क्लियर सी बात हो गई कि यहाँ पर ये स्फीयर होता है एक्स वाई जेड का। अब यहाँ पे अगर मैं एन लगा दूँ, एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर, तो भी तो आर स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेस क्या लेने पड़ेंगे, एक्सेस मुझे एक्स वाई जेड नहीं लेने पड़ेंगे, क्या लेने पड़ेंगे, एन एक्स एन वाई एन जेड। इस डायग्राम को देखिए, ठीक है। अब एन एक्स एन वाई एन जेड जब 3 एक्सेस हैं तो क्वाड्रेट कितने बनते हैं, 3 एक्सेस के 8 क्वाड्रेट बनते हैं। देखिए 8 क्वाड्रेट बनते हैं ना, प्लस 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 माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस माइनस, इस तरीके से। मुझे क्या चाहिए जिसमें तीनों प्लस हों, और 8 में से तीनों प्लस कितना है, केवल एक है। केवल क्या है, केवल एक ऐसा है जिसमें तीनों प्लस है। इसका मतलब मैं जो भी मेरे पास स्फीयर बनेगा, स्फीयर तो अब 8 क्वाड्रेट में बनेगा, 8 ही चतुर्थांशों में बनेगा। इसका मतलब 8 में से मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 1/8 कर दूंगा इसके वॉल्यूम का, क्योंकि अब मुझे 8वां भाग चाहिए, तो इसलिए मैं इसका क्या कर दूंगा, 1/8 पार्ट यहाँ पर कर। यानी कि मैंने जब स्फीयर को स्टडी किया, यहाँ पे आपने देखा कि ये स्फीयर बन गया है। अब स्फीयर जो बन गया है, अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख गया कि स्फीयर के अंदर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर हो जाएगा। और वो यहाँ से, क्योंकि ये पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, ये उधर जाके के ए स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रेडियस आर क्या मिल जाएगी, क्लियर यहाँ से दिख रहा है कि ये जो है आपकी रेडियस आर मिल जाएगी के ए बाई पाई। जब आपको ये मिल जाएगा तो जिसके एक्सेस देखिए एन एक्स एन वाई एन जेड एक्सेस हों जिसके, और वो स्फीयर जो बने उसका मुझे क्या करना है, 1/8 पार्ट, मैं पहले ही बता चुका हूँ।
1/8 पार्ट फिर समझ लीजिए कैसे। अब देखिए 3 एक्सेस हैं तो क्वाड्रेट क्या बनेंगे, प्लस 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 होगा, एन एक्स एन वाई एन जेड प्लस 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 होंगे, एन एक्स माइनस का हो, एन वाई एन जेड दोनों प्लस के हों, फिर ये प्लस का हो, ये माइनस का, ये प्लस का। इसी तरीके से एन एक्स प्लस का हो, एन वाई प्लस का हो, एन जेड माइनस का हो, इसके बाद एक प्लस का हो, दो माइनस। इस तरीके से 8 क्वाड्रेट बनेंगे। लेकिन मुझे वही क्वाड्रेट चाहिए जिसमें तीनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ कि एन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब एन का मतलब एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, तीनों को पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव लेने के लिए मैं क्या करूँगा, तीनों की पॉजिटिव वैल्यू तभी आएगी ना जब मैं 1/8, क्योंकि 8 बनेंगे, मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो मैं इसका क्या करूँगा, देखिए एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 1/8 पार्ट ऑफ स्फीयर, मैं वॉल्यूम लूँगा 1/8 पार्ट ऑफ स्फीयर। इसका मतलब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मैं 1/8 पार्ट कर दूंगा, यानी कि 1/8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू k/पाई मेरे को पता है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, और 3 इंटू 3 टू जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/6 पाई k/a पाई क्यूब, k/a/पाई की होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर k की वैल्यू होती है 2π/λ, तो वो यहाँ पुट कर देता हूँ, यानी कि k को 2π/λ पुट करता हूँ। ये बन जाएगा 1/6 पाई 2π/λ की, क्योंकि k की पावर देखिए ऊपर 3 है, क्यूब a क्यूब बाय पाई क्यूब। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लूँगा, ध्यान से देखिए सॉल्व कर लूँगा तो ये मेरे पास इजीली बन जाएगा, ये बन जाएगा। और लैम्डा होता है c/म्यू, तो यहाँ पर इसको c/म्यू पुट कर दूंगा तो ये c³/न्यू³ बन के ये स्टेप आपके पास क्लियर हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात, ये स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब ये जो चीज़ बनाई है हमने, ये आपके पास आ गए बिंदुओं की संख्या कह सकते हो, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं ये, लेकिन ये नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम की नहीं है। अब फिलहाल इसको समझते हैं। इसका मतलब ये, अब एक बात और समझनी है कि देयर आर 2 पोलर स्टेट्स इन EM वेव, सो नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम में निकालना है तो हमें वॉल्यूम का भाग देना है, और घन का आयतन होता है a³, यानी कि उसकी भुजा की पावर 3। तो यहाँ पे क्या करना है, a की पावर 3 का क्या कर देना है, बस डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं करना। जिससे क्या हो जाता है, जब इसका डिवाइड करते हैं तो ये a³ से a³ कैंसिल हो जाता है, और अपने पास क्या बचता है, इतना इतना बच जाता है। ठीक है ना, ये बात आपको समझनी है। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है जो आपको यू मस्ट बी अंडरस्टैंड, यानी कि यहाँ पे मैं 1/8वां भाग किसका कर दूंगा, इसके वॉल्यूम का कर दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1/8वां भाग जब किया उसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया था, है ना। तो यहाँ पे बस इन्हीं बातों का आपने थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, जिससे मेरे पास ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद देखिए क्या किया है हमने यहाँ पर। अब ये देखिए जो मेन चीज़ समझनी है कि यहाँ पर 2 पोलर स्टेट होती हैं हर EM वेव की। कैसे होती है देखिए समझिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये क्या है, z एक्सिस। मान लीजिए कोई EM वेव जो है वो x एक्सिस में जा रही है, तो आप क्या करते हो, कहते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना। और दूसरा आप क्या कहते हो, किसी से भी पूछो इस तरीके से, ये सर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इस तरीके से बनाते हो ना। इसका मतलब क्या हो गया, 2 पोलर स्टेट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, 2 है ना। इसका मतलब जो इस तरीके की वेव्स हमने ऊपर बनाई हैं, ध्यान दीजिए, जो ये वाली वेव्स हमने बनाई हैं यहाँ पर, ये वाली जो वेव्स हमने बनाई हैं ये 2 तरीके की बनेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बनेगी और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की बनेगी। इसका मतलब टोटल ये 2 प्रकार की वेव्स बनेगी। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर काफ़ी इजीली इस आंसर की डबलिंग हो जाएगी। ये एक वेव के लिए है तो 8 हो जाएगा, ये 2 वेव के लिए। फिर a³ का भाग दे देंगे, क्योंकि मैंने लिखा है इन यूनिट वॉल्यूम, और ये होते हैं नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट वॉल्यूम, कुल कंपन विधाओं की संख्या। अब सॉलिड स्टेट में याद कीजिए जो निकाली थी वही चीज़। अब देखिए मुझे निकालनी है नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू रेंज में। तो कभी भी रेंज न्यू, ये रेंज है 0 to न्यू, ध्यान रखना ये जो की है ये 0 to न्यू में की है। अब मुझे निकालनी है न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के अंदर। तो जब न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू में निकालनी है तो इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो देखिए न्यू क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 न्यू स्क्वायर डी न्यू। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा, ये बचेगा।
न्यू क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3 न्यू स्क्वायर डी न्यू। इसका मतलब यहाँ 3 न्यू स्क्वायर डी न्यू को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये न्यू स्क्वायर डी न्यू हमने ऐसे का ऐसे देखिए यहाँ लिख दिया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एन न्यू डी न्यू आ जाएगा। अब देखिए अगले केस में अब क्या कहता, एक पार्टिकल, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए या मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गए, लेकिन ये यूनिट वॉल्यूम के हैं, याद रखना ये यूनिट वॉल्यूम के पार्टिकल हैं। अब वही चीज़ समझनी है मुझे निकालनी है एनर्जी, और एनर्जी भी मैं यूनिट वॉल्यूम की निकालना चाहता हूँ। तो पार्टिकल को यूनिट वॉल्यूम की रखूँ और एक पार्टिकल की एनर्जी से कर दूँ गुणा, क्योंकि वन पार्टिकल क्या कह रहा है, कहता वन पार्टिकल और मोड ऑफ वाइब्रेशन एक ही बात है, हैज़ एनर्जी के टी। एक पार्टिकल की या एक मोड ऑफ वाइब्रेशन की एनर्जी के टी होती है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, अब देखो टोटल एनर्जी नहीं लिखा मैंने लिखा एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि मेरे पास ये एन न्यू डी न्यू जो हैं ये 1/a क्यूब के हैं, यानी कि ये यूनिट वॉल्यूम के हैं बेटा, ये यूनिट वॉल्यूम के हैं। इसका मतलब ये यूनिट वॉल्यूम के हैं, तो इसका मतलब ये एनर्जी भी यूनिट वॉल्यूम की आएगी, है ना, क्योंकि के टी तो एनर्जी है, डिवाइडेड के टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम चला गया, तो वो क्या होती है एनर्जी डेंसिटी, जो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था। तो एनर्जी डेंसिटी क्या आ गई, एन न्यू डी न्यू के टी, जो आपके पास क्या है यू न्यू डी न्यू, इस तरीके से मिल गई। अब एन न्यू डी न्यू की वैल्यू अभी निकाली है, क्या निकाली है, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब डी न्यू। तो 8 पाई न्यू स्क्वायर सी न्यू डी क्यू कर दिया, के टी का उससे क्या हो गया मल्टीप्लाई, के टी का उससे क्या हो गया, देखिए आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई हो गया। इस तरीके से ये मिल गया आपको, यही है रेले जीन्स का लॉ, यही क्या है रेले जीन्स का लॉ। अब देखिए इसको, ये अभी न्यू के अंदर है, अगर इसको आप लैम्डा में निकालना चाहते हो बेटा तो क्या करो, न्यू होता है सी बाय लैम्डा, तो डिफ्रेंशिएशन करो दोनों और, डी न्यू हो जाएगा माइनस सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, दोनों तरफ मोड कर दीजिए क्योंकि हमें मोड में वैल्यू रखनी है। तो जहाँ पर डी न्यू है, जहाँ पर आपको डी न्यू दिख रहा है वहाँ पे पुट कर दीजिए सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, और मैंने यहाँ पे ऐसा ही किया है। जब इसको ये रख दिया तो ध्यान दीजिए ऊपर सी की पावर 3 बन रही है, 2 स्क्वायर ये रही सी की और एक सी ये रहा, तो सी की क्यूब से कैंसिल हो जाएगा सी की क्यूब, यानी कि ये तीनों जो सी हैं वो सी की क्यूब से सी सारे कैंसिल हो जाएंगे। लैम्डा की पावर 2 ये रही, लैम्डा की पावर 2 ये रही, तो लैम्डा की पावर 4 हो गया। और ये भी क्या है रेले जीन्स लॉ, यानी कि रेले जीन्स लॉ को आप किसी में भी फाइंड कर सकते हो, आप लैम्डा में और न्यू में दोनों में इसको फाइंड करना होता है आपको, और दोनों में हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। ये आपके पास पूरा रेले जीन्स लॉ था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, आपको ये याद हो जाएगा, माइंड में बिठा लिया करो चीज़ को, फिर नहीं भूलते। पहली बात, अप्रगामी तरंगें बनती हैं ब्लैक बॉडी के अंदर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये क्या है λ/2, यानी कि आधी तरंग है वो ए के बराबर है, इसका मतलब लैम्डा 2a के बराबर। ये पूरी तरंग है तो लैम्डा a के बराबर, क्योंकि ये भी a भी है और ये लैम्डा भी है, तो 2a/2, 2a/3, 2a/4, 2a/5, 2a/n लिख सकता हूँ लैम्डा को। सीधी सी बात है मेरे पास कि कोई भी फिर पूछे लैम्डा को मैं 2a/n लिख सकता हूँ, k होता है 2 लैम्डा, तो यहाँ पे देखिए 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है 2a/n, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे बहुत इजीली आप क्या कहोगे कि सर 2 से 2 कट गया, आंसर मिल गया n π/a, तो n π/a k की वैल्यू आ गई। अब देखिए कि ये तीनों डायरेक्शन में होता है, kx ky kz, यहाँ पे देखिए अब इसका मतलब kx हो जाएगा nx π/a, ky हो जाएगा ny π/a, kz हो जाएगा nz π/a। अब मैं तीनों का वर्क करके जोड़ देता हूँ, यानी कि kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz का स्क्वायर, ये कर देता हूँ, और वो क्या होता है k का स्क्वायर, क्योंकि k क्या होता है, k वेक्टर क्या होता है kx i कैप प्लस ky j कैप प्लस kz k कैप। तो ये क्या हो जाएगा देखो, nx स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई b स्क्वायर होना था, क्योंकि मैंने मान लिया कि मैं क्यूब ले रहा हूँ क्यूबॉइड नहीं, तो a = b = c हो गया। तो तीनों को a स्क्वायर ले लिया, यहाँ से पाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, उसको उधर ले जाके वो हो जाएगा a स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास, ये स्फीयर की इक्वेशन है जिसकी रेडियस क्या है k/पाई,
और यहाँ पे देखिए जब स्फीयर है तो एक्सेस भी क्या होंगे, एक्स वाई जेड नहीं होंगे, एन एक्स एन वाई एन जेड होंगे, इसीलिए इन तीनों की स्क्वायर है। ठीक है, तो स्फीयर ऑफ एक्सेस दिस, इसलिए मुझे तीन, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है एन एक्स एन वाई एन जेड पॉजिटिव होते हैं, तो मैं स्फीयर का वॉल्यूम निकालता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, आर मुझे पता है के बाई पाई, उसका 1/8 पार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वाड्रेट कितने बनते हैं 8, उन 8 क्वाड्रेट के अंदर मुझे एक ही चाहिए, क्योंकि 1/8, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए तीनों। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब कहते हैं एक तरीके की वेव नहीं होती, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड की, दो होती हैं, इसलिए दो पोलर स्टेट होती है, इसको डबल कर दूंगा, फिर वॉल्यूम का डिवाइड कर दूंगा 1/a³, क्योंकि मुझे निकालना है इन यूनिट वॉल्यूम। जब 1/a³ करूंगा तो a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास बचेगा 8/3 पाई न्यू क्यूब बाय सी क्यूब, इतना ही बचेगा। ये 0 टू न्यू वॉल्यूम के लिए है। अब अगर 0 टू न्यू वॉल्यूम की बजाय मुझे न्यू से डी न्यू निकालना हो, तो न्यू से न्यू प्लस डी न्यू निकालना हो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा। तो जब न्यू क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो वो क्या होगा, 3 न्यू स्क्वायर डी न्यू, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ईजिली ये बच जाएगा। अब एक की एनर्जी होती है KT, तो सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, KT का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, लेकिन क्योंकि ये यूनिट वॉल्यूम के हैं इसलिए ये भी एनर्जी यूनिट वॉल्यूम की होगी, जिसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी यू न्यू डी न्यू, ये आ जाएगा। ये क्या है, रेले जीन्स का लॉ आ गया आपके पास। अब न्यू होता है c/λ, डी न्यू होता है c/λ स्क्वायर डी लैम्डा, दोनों तरफ मोड कर दीजिए, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो u लैम्डा डी लैम्डा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। इजीली मोड लेना है यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती एनर्जी डेंसिटी कभी भी, ये आ जाएगा। ये आपका रेले जीन्स लॉ खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या प्रूफ हुआ है, देखो दोनों जो लॉज हैं दोनों लॉज खत्म हो गए। अब देखिए यहाँ पे हमने जो डायग्राम बनाया था उसको दोबारा देख लो, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगी बात। देखिए अब जब लैम्डा के साथ इसको ड्रॉ किया यू लैम्डा को, तो आपको पता है हमारा कर्व जो आया था, बहुत इजीली आप जानते हो कर्व इस तरीके से आए थे। अब देखिए ये जो कर्व आ रहे हैं ना, ये ल्यूमर प्रिंगस्टैम के प्रैक्टिकल कर्व हैं, इन कर्व को प्रूव नहीं कर पाया कोई भी लॉ। अब ज़रा मैं एक कर्व ले लेता हूँ, कोई भी एक कर्व मैंने बना दिया ये जनरली। ठीक है, आपको ये भी पता है कि यहाँ पर बिल्कुल जो था क्या था, लैम्डा एम था, और इसके इस तरफ क्या था, यू लैम्डा एम था, पता है ना आपको। अब देखिए अब यहाँ पर ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो पहला आपके पास लॉ है, जो वीन का रेडिएशन लॉ है, वो तो इसको लो वेवलेंथ पे अच्छा मैच करता है। अब जो किया है ये हाई वेवलेंथ पे अच्छा मैच करता है, लेकिन ये पूरा कर्व बीच वाला हिस्सा जो है, बीच वाला हिस्सा तो नहीं प्रूफ हो पाया। अब बीच वाला हिस्सा ये तो ज्यों का त्यों रह गया, तो इसलिए इसको पूरे कर्व को यूं मोड़ देगा, अब पूरा बिल्कुल फिट कर देगा प्लांक्स लॉ। तो अगला जो हमारे पास होगा, ये अगला जो हम लेक्चर करेंगे चौथा, वो इसका लास्ट लेक्चर होगा ब्लैक बॉडी का, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट। उसके बाद एक और लेक्चर आएगा, सॉरी उसके बाद एक और लेक्चर आएगा, उसके अंदर हमें स्टडी करनी होगी प्लांक से बाकी रूल जो है उनको सबको प्रूफ करना। तो ब्लैक बॉडी के अंदर आपके 2 लेक्चर और आएंगे अभी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ टेलीग्राम लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप। और अगर डिस्क्रिप्शन में जाके जब आप देखोगे तो आपको वहाँ पर, क्योंकि टेलीग्राम पे हम इसके नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके जब देखोगे तो वहाँ पर आपको इसके पिछले 2 लेक्चर का लिंक भी मिलेगा, प्लस आई बटन पे क्लिक करोगे वहाँ भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हरदीप सर के साथ जुड़ने के लिए।